नमस्कार दोस्तों। समानता का अधिकार हम लोग पिछले क्लास में संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा कर रहे हैं। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है और हम लोग बारी बारी से प्रतिदिन एक एक क्लास में इसको अलग अलग क्लियरिफाई करेंगे और इससे प्रीलिम्स और मेंस में जो सवाल पूछे जाते हैं उसको हम लोग क्लियर करते चले जाएंगे। बिना देर किए हम जानते हैं कि आर्टिकल 14 जो है और जो हमारा भाग 3 है, इसमें जो हमारा मूल अधिकार है, तो समानता के अधिकार को कैसे वेरीफाई किया गया है समझने के लिए हम लोग जानेंगे कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात कही गई है। विधि के समक्ष समता की बात कही गई है। विधि का मतलब क्या होता है? नियम और कानून, विधियां बनाना। ये विधि कौन बनाता है? हमारे संविधान में विधान है, विधि है। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है या समानता का अधिकार दिया गया है। इसे कई तरह से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको समान अधिकार नहीं दिया गया है तो फिर देश में आपको आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिल ही नहीं पाएंगे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखा कि भारत के प्रत्येक नागरिक जो भारत के हों और भारत में रहने वाले हों और विदेशी भी जो भारत में आके अपना समय व्यतीत कर रहे हों, वो कंपनी के रूप में हो, संस्था के रूप में हो, एजेंसी के रूप में हो, उनके लिए भी समानता का अधिकार दिया गया है ताकि विश्व पटल पर इसके लिए न्याय किया जा सके। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक और गैर नागरिक भी कुछ मायनों में छोड़ करके विधि के समक्ष समानता का अधिकार रखते हैं। इसको डिटेल समझने के लिए जानना होगा कि समानता है क्या, ये समानता किस रूप में है। क्या समानता नारी पुरुष में है? क्या समानता ऊंच नीच में है? क्या समानता जातियों में है? ये समानता कैसी है? तो ये समानता अलग अलग प्रकार से है। और जहां पर भी आपको लगता है, आपके मन में कोई बात होती है कि काश मैं इनके समान होता है, तो काश शब्द हटा दीजिए, आप उनके ही समान हैं। विशेष कुछ नियम को छोड़ दिया जाए तो आपको किसी से अलग नहीं किया गया है, वो जाति हो, वंश हो, धर्म हो, जो भी हो। तो आपको एक दूसरे से समानता का अधिकार है कि आप समान हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण कैसे किया गया है। समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 है। तो आर्टिकल 14 में जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, तो समानता के अधिकार को 5 भागों बांटा गया है। ये हमारा पहला है, हम लोग एक एक ही जानेंगे। पहला है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान अधिकार। अनुच्छेद 14 में स्पष्ट कहा गया है इसके बारे में कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में, पूरे राज्य क्षेत्र में व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये एक लाइन में है कि भारत राज्य के या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता दी जाएगी और विधियों के समान संरक्षण से वंचित उनको नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो, ध्यान दीजिए, नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। डायरेक्ट प्रीलिम्स में अगर सवाल पूछते हैं कि क्या समानता का अधिकार विदेशियों पर लागू होता है, लेकिन किंतु परंतु दे दे, तो फर्स्ट लाइन में होता है कि नहीं, उन पर भी लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह के विधिक व्यक्ति सम्मिलित हों, उन पर भी समानता का अधिकार लागू होता है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है। ध्यान दीजिएगा, यह सवाल जो है यह प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला यूपीएससी पीएससी में कि विधि के समक्ष जो समता का विचार है, यह विचार ब्रिटिश मूल का है, ब्रिटिश मूल का है। जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, जो विधि के समक्ष समता का विचार है वो ब्रिटिश मूल से लिया गया,
जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, माने कोई खास व्यक्ति हो तो उसे विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। साधारण और विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, दोबारा समझिए, दूसरा कह रहा है कि साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, और तीसरा कह रहा है कि कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी जो भी हो, गैर अधिकारी विधि से ऊपर नहीं है। विधि के समक्ष कोई भी व्यक्ति हो, वो अमीर हो गरीब हो, ऊंचा हो नीचा हो, अधिकारी हो गैर अधिकारी हो, वो भी विधि के ऊपर नहीं है। सब विधि के नियमों के ही अंतर्गत आते हैं और सब में समानता के भाव पैदा करने का हमारा विचार है संविधान में। दूसरे संदर्भ में कहा गया है कि विधियों द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों और अध्यारोपित दायित्व दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता, माने अगर किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार दिया गया है और दूसरों को भी ऐसा ही विशेष अधिकार दिया गया है तो वहां समता की बात की जाएगी। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। जो समान नियम है कि रोड पे सबको बाएं साइड में चलना होगा, तो अधिकारी हो चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, सब बाएं ही चलेंगे। अगर आपको रेड लाइट पर रुकना है तो सबकी गाड़ियां रुकेंगी। तो कुछ समान जो नियम है उसलिए सबकी क्या है, समानता होती है। बिना भेदभाव के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ है जबकि दूसरा सकारात्मक। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता ही है। माने एक बार यहाँ कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार दिया गया है तो उस विशेष अधिकारों के तहत उसे समान बर्ताव किया जाएगा, वैसा ही अधिकार किसी और के पास हो, लेकिन समान नियमों के अनुसार सभी लोगों में समानता का भाव होना चाहिए। आप किसी को, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे पद पर बैठे राज्यपाल राष्ट्रपति को अगर छोड़ दिया जाए, किसी भी अन्य व्यक्ति को विशेषाधिकार जिसके पास नहीं दिया गया हो, अगर वो किसी का हत्या करता है, डायरेक्ट हत्या करता है, तो उस पर 302 धारा लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह से विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार हो रहा हो तो अनुच्छेद 14 लागू नहीं किया जाएगा। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है, यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देनों के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। कहने का मतलब सीधा है कि उच्चतम न्यायालय ने विशेष परिस्थितियों के लिए हम व्यवहार दिया है कि जहां पर कुछ अलग अलग लोगों के बीच में व्यवहार किए जा रहे हों, तो ऑटोमेटिक वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। विशेषाधिकार किसी विशेष मामलों में दिया गया है तो कोई व्यक्ति अनुच्छेद 14 का हवाला नहीं दे सकता, वह राष्ट्रपति राज्यपाल के बराबर नहीं हो सकता। तो विशेष विधियों में वहां ऑटोमेटिक अनुच्छेद 14 क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। नेक्स्ट, विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब सीधा सा मतलब होता है, विधि में होता है नियम कानून और सरकार राज। तो विधि के शासन में कहा गया है कि ब्रिटिश न्यायवादी एबी डायसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। कानून के समान सबको का सामने जब सब कोई बराबर है तो इसे ही कहते हैं क्या, विधि का शासन। और ब्रिटिश न्यायवादी जज थे एबी डायसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता के विचार विधि के शासन के सिद्धांतों का ही मूल तत्व है। इस संबंध में उन्होंने 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की। किसने? एबी डायसी ने। पहला उन्होंने कहा कि इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति के विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए, इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति अर्थात किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता, माने उसको दंड देने का अधिकार पूर्णतः नियम के विधि से है। विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति
अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है। और तीसरा, व्यक्तिक अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिक अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालयों द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। सीधी सी बात है कि विधि के शासन में व्यक्तिगत अधिकारों की जो प्रमुखता होती है वो संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालयों द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान व्यक्तियों अधिकारों का स्रोत है। ये तीन बात डायसी ने कहा। पहले और दूसरा कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा भारत में लागू नहीं है। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है, जबकि ब्रिटिश में कभी कभी क्या होता है कि कुछ अधिकारी होते हैं, विशेष परिस्थितियों के अनुसार भी संविधान बना लेते हैं और उनका निर्णय भी वहां पर मान्य हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित चाहे दिया गया विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है, इसलिए कि किसी भी तरह यहां तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि विधि के समक्ष जो समता की बात है, इसे संशोधन के द्वारा भी खत्म हम लोग नहीं कर सकते हैं, समानता अधिकार बनाए रखा जाएगा। अब देखिए समता के अपवाद क्या क्या हैं। इसके अपवाद भी बहुत होते हैं। कई जगहों पर आपको लगता है कि हम जा रहे हैं रोड पर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, बड़े नेता मंत्री निकलते हैं, हमको रोक दिया जाता है। चलने का अधिकार आपको भी है, चलने का अधिकार उनको भी है, तो आपको लगता है कि हमारा इनका बराबरी कहाँ से है। आप रोड पे सामान्य बाइक के ठेलम ठेल भीड़ में चल रहे हैं, अब कोई बड़ा उद्योगपति आता है, जेट सुरक्षा, वायु सुरक्षा दिया गया है, आपको रोक उसे आगे बढ़ा दिया जाता है, तो आपको लगता है कि हम तो इनके बराबर कहाँ से हैं ही नहीं। तो विधि के समक्ष समता के अधिकार में विशेषाधिकार भी होते हैं और कुछ अपवाद भी होते हैं। आइए हम लोग इनको जानें। विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद हैं। इनका वर्णन भी हम लोग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते हैं। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं, पद पर्यंत हैं, तो ये कोई भी निर्णय ले रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उस समय उनको न्यायालय में जवाबदेही देना नहीं होता है, माने इन पर अधिकार परीक्षा लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जा सकती या नहीं रखी जाएगी। अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति से कुछ अपराध भी हो गए हों तो जब तक वो पद पे हैं उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता या उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे नहीं किए जा सकते, या कोई पहले से चल रहा है तो ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाएगा। ये बात कही जा रही है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। माने राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपराध कर भी देते हैं तो उन्हें लिए कोई न्यायालय उनको अरेस्ट के लिए वारंट जारी नहीं कर सकता। तो ये विशेषाधिकार होते हैं, अपवाद होते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, यदि इस प्रकार कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसे किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अगर कोई उन पर केस मुकदमा किया जा रहा है, मुख्य रूप से दीवानी, तो नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई मुकदमा चलाया जाने के लिए बहुत ज़बरदस्त मुकदमे हैं तो उन्हें 2 महीना पहले इस बात को सूचित करना होगा कि हम आप इस मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये है हमारा अपवाद। फिर है कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के या दोनों के सदनों या दोनों सदनों में किसी एक की सत्य कार्यवाही संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में
या रेडियो या टेलीविजन में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। अनुच्छेद 361 का यह कहता है, कोई व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से एक की भी सत्य कार्यवाही संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो में करता है तो उस पर किसी प्रकार की दीवानी फौजदारी मुकदमा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 361 का कहता है। तीसरा है कि संसद में उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 105। ये सब अपवाद हैं। राज्य के विधानमंडल में या उसी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 194। अर्थात राज्य के विधानमंडल में उसी किसी समिति में विधानमंडल के सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 31 ग कहता है कि अनुच्छेद 14 का अपवाद है। देखिए अनुच्छेद 31 ग क्या है? अनुच्छेद 14 का ही एक अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है तो समावेश के आधार पर चुनौती नहीं दी सकती। अगर कोई नियम बनाया जाता है तो समावेश है तो उस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 ग आता है और वहां से अनुच्छेद 14 स्वयं चला जाएगा। कई जगहों पर हम लोग विशेषाधिकार देने के लिए या किसी विशेष व्यक्ति या अधिकारी या कुछ दूसरे मायनों में जब किसी को हम प्रश्रय देते हैं तो अनुच्छेद को इनडायरेक्टली 14 को वहाँ पर लोप कर जाता है और उसके बदले अनुच्छेद 31 ग चला आता है। विदेशी संप्रभु या शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, विदेशी संप्रभु या कोई शासक जब भारत में आएगा, राजदूत हो या कोई विदेशी कूटनीतिक व्यक्ति हो, उस पर दीवानी और फौजदारी मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। यह भी अपवाद है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसके एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति क्या है? प्राप्त है। यूनाइटेड नेशन का कोई भी एजेंसी हो या कोई कूटनीतिक व्यक्ति है, इस पर सब कर क्या किया गया है? इन पर किसी भी प्रकार की जो विवाद है, मुकदमे हैं, इन पर हम दायर नहीं कर सकते हैं। इन्हें विशेष अधिकार दिया गया है। तो ये हमारा है कि भारत में समता का अधिकार, समानता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है, लेकिन विधि के समक्ष, न्याय के समक्ष सबकी समानताएं तो हैं, लेकिन इन समानताओं में विशेष अधिकार दिया गया है। जैसे हमने चर्चा की आपको कि विदेशी राजदूत हो, विदेशी शासक हो, भारत का राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या कोई विशेष व्यक्ति जिसे विशेष अधिकार प्रदान किया गया हो, इनके तुलना आप नहीं कर सकते। माने आप चाहें कि हम उनके समक्ष और उनके सामने समान व्यवहार हो तो विशेष परिस्थितियों में यहाँ पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 31 का जो ग है, अनुच्छेद 14 का क्या है? एक विकल्प है, एक अपवाद है, जो एक दूसरे के रिप्लेस करने में काम आते हैं। मतलब कि कानून में एक विंडो जो है कि समता के अधिकार को किसी विशेष परिस्थिति में दूसरों पर लागू होगी और दूसरा उसकी तुलना नहीं कर सकता। तो इसलिए समानता का जो अधिकार है, तो विधि के समक्ष समता हम लोग पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला अधिकार एक और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।